Good morning students, welcome to your SST class, and today I am continuing your chapter 3 of nationalism in India. The topic is same, the civil disobedience movement. Till the in the previous videos I explained you about the civil disobedience movement, जिसमें मैंने आपको बताया था that how the civil disobedience movement started and what was the government reaction, what was the people's reaction about the civil disobedience movement. जिसमें मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट ने ब्रूटल रिप्रेशन स्टार्ट कर दिया, पीपल स्टार्टेड वायलेंस, सो दैट गांधी जी कॉल्ड ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फर्स्ट टाइम. ठीक है, जिसमें एंड आई ऑल्सो एक्सप्लेन यू अबाउट द गांधी इरविन पैक्ट. ओके, नाउ टुडे माय टॉपिक इज हाउ द पार्टिसिपेंट्स saw the movement. Participants means participants, those are participated in the civil disobedience movement. जिन लोगों ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, हाउ दे सा दिस मूवमेंट, उन्होंने इस मूवमेंट को कैसे देखा, उनके अकॉर्डिंग ये मूवमेंट क्या थी, किस तरह से वर्क कर रही थी. ओके, चलिए. सो द वेरी फर्स्ट वी स्टडीड अबाउट रिच पीजेंट्स. रिच पीजेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया. एग्जैक्टली बेटा, मैं अगर आपको स्टूडेंट्स बता दूं तो इंडिया की सोसाइटी में कुछ सोसाइटीज ऐसी भी थी, दोज विल नॉट पार्टिसिपेटेड इनटू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया, बट many were here those participated in this movement. Okay, तो first of all we are talking about the rich peasants. हम सबसे पहले रिच पीजेंट्स के बारे में बात करेंगे. Now rich peasants means landlords. Landlords, जिनके पास ज़मीन होती थी और वो ज़मीन को पुअर पीजेंट्स को देते थे और वो उस पर खेती करवाते थे. All that. अब what exactly, just like non-cooperation movement, here also the every society participating for their own goals. हर सोसाइटी अपने अपने गोल्स को लेकर पार्टिसिपेट कर रही थी. नो डाउट दे वांट द फुल स्वराज आल्सो. ऐसा नहीं है कि वो सोसाइटीज भारत को स्वतंत्र नहीं कराना चाहती थी, वो भारत को स्वतंत्र तो करवाना चाहती थी, बट इसके साथ साथ उनके अपने गोल्स भी थे जिन्हें वो अचीव करना चाहती थी विद द हेल्प ऑफ दीज मूवमेंट्स. ओके, तो यहाँ पर रिच पीजेंट्स की डिमांड क्या थी और वो क्या चाहते थे. तो रिच पीजेंट्स सबसे पहले तो वो ये चाह रहे थे कि जो हमारा हाई रेवेन्यू है, जो बहुत ज़्यादा हाई है, वो हाई रेवेन्यू क्या हो जाए, वो कम हो जाए. उन्हें कम टैक्स देना पड़े. किनको? ब्रिटिशर्स को. जब वो ब्रिटिशर्स को कम टैक्स देंगे तो क्या होगा, उनका सोर्सेज ऑफ इनकम इंक्रीज हो जाएगा. एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, ब्रिटिशर्स ने जमींदारी प्रथा, महालवाड़ी सिस्टम, ये हमने क्लास 8 में पढ़े हुए हैं. अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम्स जो थे, दे आर टेकिंग हाई रेंट्स फ्रॉम द लैंडलॉर्ड्स. वो लैंडलॉर्ड से बहुत ज़्यादा हाई रेवेन्यू लेते थे. ठीक है. नाउ व्हाट द रिच पीजेंट्स वांट्स, दे वांट टू बी डिक्रीज इन दिस टैक्सेस. वो ये इस टैक्सेस में डिक्रीज चाहते थे. ठीक है. अब सेकेंड थिंग, प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर गुड. एग्जैक्टली प्राइसेस जो थे एग्रीकल्चर गुड्स के, वो डिक्लाइन हो रहे थे धीरे धीरे. जो सामान ब्रिटिशर्स भारत के फार्मर्स से ले रहे थे उसका प्राइस कम था. इससे क्या होता था, देखो यहाँ पर कम दे रहे हैं और यहाँ ज़्यादा ले रहे हैं, तो इनकम क्या हो रही है, कम हो रही है. यहाँ पर प्राइस तो हम दे नहीं रहे फसल का और टैक्स हम हाई ले रहे हैं, तो इससे उनकी इनकम खत्म हो रही थी. किनकी? लैंडलॉर्ड्स की. ठीक है. तो वो ये चाहते थे कि हमारे एग्रीकल्चर गुड के जो प्राइसेस हैं वो हाई हो जाए. यहाँ डिक्रीजिंग चाहते थे, यहाँ इंक्रीजिंग चाहते थे. ठीक है, वो हाई हो जाए ताकि उनके सोर्सेज ऑफ इनकम इंक्रीज हो जाए. एग्जैक्टली इसमें पार्टिसिपेट कौन कर रहे थे? इफ यू रीड फ्रॉम योर बुक, तो इन द कंट्री साइड रिच पीजेंट्स लाइक पट्टीदार्स ऑफ गुजरात एंड जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, ये एक्टिव थे इस मूवमेंट में. पट्टीदार्स ऑफ गुजरात एंड जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है, वर एक्टिव इन दिस मूवमेंट. और वो क्या चाह रहे थे कि उनका जो हाई रेवेन्यू वो कम हो जाए और प्राइसेस जो एग्रीकल्चर गुड्स के हैं वो डिक्रीज हो जाए. एग्जैक्टली मैं आपको बता दूं बेटे, ये वो किसान थे जो कि कमर्शियल क्रॉप्स उगाते थे और उन
कमर्शियल क्रॉप्स के बदले में आफ्टर द वॉर के बाद उनको उनके प्राइसेस बहुत कम मिलने लग गए थे, उनको प्राइसेस ही नहीं मिल पाते थे, इसलिए वो अपनी जो फुल रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा नहीं कर पाते थे। ठीक है, चलिए, तो वो ये चाहते थे कि उनको उनकी क्रॉप के प्राइसेस फुल मिले। ठीक है, द रिच पीजेंट्स बिकम एंथुसियास्टिक सपोर्टर ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसलिए वो जो थे इसके एंथुसियास्टिक सपोर्टर थे, रिसेंटमेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, और वो इसके अगेंस्ट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है वो वर्क कर रहे थे। एट द टाइम ऑफ नाउ यहाँ पर फाइट फॉर स्वराज वॉज स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यू। अब उनके लिए स्वराज का मीनिंग क्या था? उनके लिए स्वराज का मीनिंग था कि हाई रेवेन्यू के अगेंस्ट स्ट्रगल। जैसे कि हमने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में पढ़ा था कि ट्राइबल्स के लिए स्वराज क्या था, उनके लिए प्लांटेशन ऑनर्स, जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उनके लिए स्वराज क्या था, ऐसे ही यहाँ पर रिच पीजेंट्स के लिए स्वराज क्या था, स्ट्रगल अगेंस्ट द हाई रेवेन्यू, कि वो स्ट्रगल चाहते थे अगेंस्ट द हाई रेवेन्यू। तो ये थी कंडीशन रिच पीजेंट्स की, ये थी कंडीशन रिच पीजेंट्स की। ठीक है, नाउ कम ऑन द पुअर पीजेंट्स। पुअर पीजेंट्स कौन थे पहले तो ये अंडरस्टैंड करेंगे। पुअर पीजेंट्स मींस द पीजेंट्स दोज आर वर्कर्स ऑन द लैंड ऑफ रिच पीजेंट्स, जो इनकी जमीन पर काम करते थे, लीज पर जमीन मिलती थी और उस पर काम करके टैक्स देते थे। इनका भी फर्स्ट डिमांड तो यही थी कि वो हाई टैक्सेस ना दे पाए, उनको कम टैक्स देना पड़े, ये इनकी वेरी फर्स्ट डिमांड थी। बट यहाँ पर ना पुअर पीजेंट के साथ एक बहुत बड़ी चीज और थी। देखिए, कांग्रेस ने ये डिमांड्स रखी थी, कांग्रेस ने किसके आगे? गवर्नमेंट के आगे। महात्मा गांधी ने रिच पीजेंट्स की डिमांड को अपनी 11 डिमांड्स में रखा था, रिच पीजेंट्स की डिमांड को भी रखा था इरविन के सामने, बट इनकी डिमांड को रखा नहीं गया था। कांग्रेस जो थी पुअर पीजेंट्स के साथ ज़्यादा खुश नहीं थी और पुअर पीजेंट्स के लिए ज़्यादा वर्क नहीं कर रही थी। इसका कारण क्या था? इसीलिए पुअर पीजेंट्स भी कुछ ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, बट फिर भी वो लिटिल बिट पार्टिसिपेट कर रहे थे। अब जो लिटिल बिट पार्टिसिपेट कर रहे थे उनमें उनकी डिमांड यही थी कि हाई टैक्सेस कम कर दिए जाएं, अनपेड रेंट टू बी लिमिटेड, और वो जो रेंट दे रहे हैं किसको? रिच लैंडलॉर्ड्स को, जिनकी जमीन पर वो काम कर रहे थे, वो भी खत्म कर दिया जाए। ठीक है, अब रेडिकल मूवमेंट, अब रेडिकल मूवमेंट क्या थी एग्जैक्टली ना, जो पुअर पीजेंट्स थे ये एंग्री हो जाते थे और ये वायलेंस क्रिएट करने लग जाते थे, रेडिकल मूवमेंट का पार्टिसिपेट बन जाते थे। रेडिकल मूवमेंट वही होती है जिसमें वायलेंट आ जाता है, और मॉडरेट जिसमें वायलेंस नहीं होता, जिसमें स्ट्राइक होती है, हड़ताल होती है। ठीक है, अब रेडिकल मूवमेंट जो थी इसमें पुअर पीजेंट्स आ जाते थे, इसलिए गांधी जी जो थी वो इनके साथ नहीं थे, या कांग्रेस जो थी वो पुअर पीजेंट्स के साथ नहीं थी, क्योंकि वो रेडिकल मूवमेंट में आ जाते थे। और गांधी जी क्या कहते थे कि मुझे वायलेंस क्रिएट नहीं करनी है, नॉन वायलेंस के साथ काम करना है। दिस इज द मेन रीजन दैट कि पुअर पीजेंट्स आर कांग्रेस वाज नॉट विद द पुअर पीजेंट्स। बट इसमें एक चीज और भी है, पुअर पीजेंट्स कांग्रेस की वर्किंग में ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते थे, जबकि रिच पीजेंट्स जो थे वो कांग्रेस की वर्किंग में एक लार्ज स्केल पर पार्टिसिपेट भी करते थे। ठीक है, चलिए, तो व्हाट वाज द डिमांड्स ऑफ रिच पीजेंट्स एंड व्हाट वाज द डिमांड्स ऑफ पुअर पीजेंट्स? डिमांड पुअर पीजेंट्स की दो थी, हाई रेवेन्यू कम किया जाए, उनका रेंट जो है वो खत्म कर दिया जाए, जो वो जमीन पर रेंट देते हैं। ठीक है, और बट वो रेडिकल मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट कर लेते थे, इसलिए कांग्रेस जो थी वो इनको सपोर्ट नहीं करती थी, इनकी डिमांड्स को लेकर ज़्यादा हार्ड नहीं थी कि हाँ हमें ये डिमांड्स फुलफिल करवानी है। ठीक है, बट जो रिच पीजेंट्स थे वो हाई रेवेन्यू भी चाह रहे थे कम हो जाए, इसके साथ साथ वो अपनी एग्रीकल्चर गुड्स के सही प्राइसेस मांग रहे थे कांग्रेस से, गवर्नमेंट से। ठीक है, इसलिए वो कांग्रेस के साथ काम कर रहे थे और उनके लिए स्वराज का मीनिंग था फाइट और स्ट्रगल अगेंस्ट द हाई रेवेन्यू। ओके, सो दिस आर द टू सोसाइटीज, ये दो सोसाइटीज थी। नाउ कम ऑन द थर्ड वन। द थर्ड वन इज इंडस्ट्रियल ऑनर। इंडस्ट्रियल ऑनर मीन्स
जो कि इंडस्ट्रीज के ऑनर थे, वो क्या चाह रहे थे फ्रॉम द सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट। वो सिविल डिसऑबिडेंस में पार्टिसिपेट कर रहे थे, बट वो चाह क्या रहे थे। सबसे पहले तो हमारे इंडस्ट्रियल ऑनर ने क्या किया था, 1927 में FICCI ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो फॉर्म की थी। अब FICCI क्या थी, मैं पहले आपको ये बता देती हूँ। FICCI मीन्स फेडरेशन of Indian Chamber of Commerce and Industries. This is Federation of Indian Chamber Indian Chamber of Commerce and Industries। ये थी FICCI। ये फॉर्म की 1927 में हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट ने। हमारे मेजर इंडस्ट्रियलिस्ट कौन थे, GD बिरला, पुरुषोत्तम दास ठाकुर। ये दो, इसके अलावा टाटा भी थे, ठीक है। GD बिरला ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज आज भी फेमस है, ठीक है। पुरुषोत्तम दास ठाकुर इज ऑल्सो वन ऑफ द फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट। इसके साथ साथ हमारे JRD टाटा, दैट वाज आल्सो। तो इन जो मेनली दो लीडर्स थे, इन्होंने इसको फॉर्म किया। अब एग्जैक्टली हुआ क्या था बच्चे, कि आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, मैं थोड़ा सा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की हिस्ट्री यहाँ पर दूंगी आपको। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ड्यूरिंग टाइम पीरियड में हमारी जो इंडस्ट्रीज थी वो बूस्टअप हो गई थी। हमारी इंडस्ट्रीज का सामान जो है वो बिकने लगा था, क्योंकि बाहर से इंपोर्ट आना बंद हो गया था, बिकॉज ब्रिटिशर्स आर इंडलेज इन द वॉर। वो वॉर में इंडलेज हो गए थे, तो उन्होंने हमारे यहाँ पर सामान भेजना कम कर दिया था, ठीक है। ड्यूरिंग दैट पीरियड क्या हुआ, हमारा जो एक्सपोर्ट था वो भी इंक्रीज हो गया, और हमारी इंटरनल जो इंडस्ट्रीज थी वो भी इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो अब वॉर के बाद ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इंपोर्ट दोबारा से अफेक्टेड हो गया, ठीक है। तो उनकी डिमांड क्या थी, दे डिमांडेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इंपोर्टेड प्रोडक्शन। वो प्रोटेक्शन चाहते थे कि जो सामान बाहर से आ रहा है उसके प्रति हमें प्रोटेक्शन मिले। वो क्या चाह रहे थे कि अगर बाहर से आ रहा सामान बिक रहा है तो हमारा सामान भी बिकने। एग्जैक्टली क्या होता था कि जो ब्रिटिश गुड्स थे, दे आर मोर चीप, वो बहुत सस्ते होते थे, दैट्स वाई देयर सेल इज मोर एज कम्पेयर टू द इंडियन गुड्स, एंड सेकेंडली दे आर चीपर ऑल्सो, वो सस्ते भी थे, ठीक है। तो वो क्या चाहते थे, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इम्पोर्टेड प्रोडक्शन, कि जो इम्पोर्टेड प्रोडक्शन हमारे यहाँ पर आ रही है उसके अगेंस्ट वो प्रोटेक्शन चाहते थे। दैट्स वाई दे पार्टिसिपेटेड इनटू द सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट, ठीक है। अब इसमें एग्जैक्टली क्या था, दे गेव फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड रिफ्यूज टू बाय और सेल द इम्पोर्टेड गुड्स। उन्होंने फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दी कांग्रेस को, और उन्होंने मना कर दिया कि हम जो विदेशी सामान है उसको नहीं खरीदेंगे। Most businessmen came to see Swaraj as a time when colonial restriction on business would no longer exist and trade and industry would flourish without constraints। और वो ज़्यादातर बिजनेसमैन क्या देख रहे थे, उनके अकॉर्डिंग स्वराज क्या था। स्वराज मीन्स when they have their own control on the Indian, on their economy, on their business. What they want, there was no control of the British on the business, on their industries। वो ये चाहते थे कि ब्रिटिशर्स का हमारी इंडस्ट्रीज के ऊपर कोई कंट्रोल ना रहे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दैम स्वराज क्या था, अटैक कॉलोनियल कंट्रोल ओवर द इंडियन इकोनॉमी, कि जो क्या रिमूव करना चाह रहे थे, कॉलोनियल कंट्रोल ओवर द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के ऊपर से कॉलोनियल कंट्रोल को वो दूर करना चाह रहे थे। ये तो डिमांड थी किसकी, इंडस्ट्रियल ऑनर की, इंडस्ट्रियल ऑनर की, ओके। तो क्या हुआ, these are the three main groups of the society: rich peasants, poor peasant and industrial honor,
ओके, तो मैंने आपको इसमें भी बता दिया अबाउट द 3 सोसाइटीज, व्हाट दे वांट, व्हाट आर देयर एम्स, व्हाई दे पार्टिसिपेटेड इनटू द मूवमेंट. ठीक है, नेक्स्ट वी विल डिस्कस इनटू द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.